तो अगले 1 घंटे यूपी उत्तराखंड की सभी बड़ी खबरें होंगी और लाख टके की बात की शुरुआत करते हैं। स्वतंत्र देव सिंह के मंत्री बनने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर तमाम कयास जो लगाए जा रहे थे, आज उन पर फुल स्टॉप लग गया। तमाम नामों के बीच बीजेपी आलाकमान ने भूपेंद्र चौधरी के नाम पर मुहर लगा दी है। भूपेंद्र सिंह के नाम के ऐलान होते ही बीजेपी में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई, वहीं उनके घर मुरादाबाद में भी जश्न की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी बीजेपी को नया अध्यक्ष मिला है, जिसके बाद की ये तस्वीरें। पहली तस्वीर में आपको भूपेंद्र चौधरी दिखाई पड़ रहे हैं, जिनको उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपी गई है। दूसरी तस्वीर मिठाई बांटकर जश्न मनाया जा रहा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और योगी कैबिनेट में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को देख सकते हैं आप, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई। और तीसरी तस्वीर है भूपेंद्र चौधरी के घर की, यानी मुरादाबाद की। यहाँ पर भी जश्न का माहौल दिखा। तमाम रिश्तेदार, उनके जानने वाले, अड़ोस पड़ोस के लोग घर पहुंचे, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। इधर प्रदेश अध्यक्ष बनते ही भूपेंद्र चौधरी ने अपना लक्ष्य भी साफ कर दिया। भूपेंद्र चौधरी ने साफ किया कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी के साथ 2024 में यूपी की सभी 80 सीटें जीतकर सांसद पहुंचेंगे। अध्यक्ष बनने के ठीक बाद भूपेंद्र चौधरी ने सबसे पहले क्या कहा, ये हम आपको सुनाते हैं। पार्टी के नेतृत्व ने मुझे काम दिया है और मैं पूरे मनोयोग से पूरे अपने सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर अपने पूरे पार्टी के संगठनात्मक लोगों को लेकर उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो 2024 का चुनाव है लोकसभा का, मोदी जी के नेतृत्व में बेहतर परिणाम के लिए हम लोग संकल्पित हैं। सर, संगठन और सरकार के समन्वय की एक बड़ी समस्या रही है, उसको किस तरह से मैनेज करेंगे? क्योंकि आपने संगठन में भी काम किया है, सरकार में भी काम किया है। कोई समस्या नहीं है, सरकार और संगठन आपस में तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। आपने उसके परिणाम राजनीतिक देखे होंगे और आगे भी हम लोग संगठन में जो हमारे पिछली बार हमने चिन्हित की थी सीटें, उन सीटों को चिन्हित करके हम लोगों ने लक्ष्य करके उन्हें आगे जीतने का लक्ष्य हम लोगों का है। उसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। लक्ष्य क्या रहेगा लोकसभा में? लोकसभा की सारी सीटें बीजेपी जीतेगी, ये हमारा लक्ष्य। और भूपेंद्र चौधरी जाट बिरादरी से आने वाले कद्दावर नेता माने जाते हैं। संगठन में कई सालों का उनका अनुभव है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी के हाथों में यूपी बीजेपी की कमान सौंपना 2024 चुनाव के मद्देनजर बीजेपी आलाकमान का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। आखिर क्यों भूपेंद्र चौधरी को पश्चिमी यूपी की सियासत के लिए सटीक माना जाता है, देखिए हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। पश्चिमी यूपी के किसान नेता की पहचान है उनकी। जाट समुदाय के बड़े नेताओं में उनकी पहचान मानी जाती है। 2 बार पश्चिम यूपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष रहते हुए पश्चिम यूपी की सभी सीटें बीजेपी ने जीती थी। विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव में बीजेपी का परचम लहराया था। 2024 चुनाव में जाटों को साधने की कोशिश की जा रही है। जाट प्रभाव वाली 18 सीट पर फायदे की उम्मीद की जा रही है और भूपेंद्र चौधरी के पास संगठन चलाने का अच्छा खासा अनुभव भी है। 31 साल से संगठन स्तर पर काम करने का अनुभव है। गन्ना बेल्ट में किसानों के बीच उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। जमीनी कार्यकर्ता हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं पश्चिम के 2 बार। प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री के रूप में साथ में काम कर रहे हैं और उनके अध्यक्ष बनाए जाने से न केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में और आसपास के और राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक संदेश गया है कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को जो शून्य पे है उसे शिखर तक पहुंचाने का काम करती है। उनको नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें जीतेगी। बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उत्तर प्रदेश में उनकी स्वीकार्यता है। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर के वास्तव में बहुत एक कार्य हुआ है। भूपेंद्र चौधरी के यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए भूपेंद्र चौधरी का दावा है कि सभी 80 सीटें जीतकर बीजेपी की झोली में डालेंगे। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि 2024 में कोई भी समीकरण बीजेपी के काम नहीं आने वाला। भूपेंद्र चौधरी को नए अध्यक्ष के रूप में पाकर यूपी बीजेपी बेहद उत्साहित दिखाई दे रही है। स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी अध्यक्ष के तौर पर भूपेंद्र चौधरी को शानदार और जानदार बताया है। संगठन की उनके नीचे तक संगठन की उन्हें नीचे तक पकड़ है और संगठन का
सूझबूझ भी उनके पास जबरदस्त है और उनके नेतृत्व में संगठन और गतिमान होगा और मजबूत होगा। भूपेंद्र चौधरी को जिस प्रकार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है, केंद्रीय नेतृत्व ने मंथन करने के बाद जो अध्यक्ष घोषित किया है, वास्तव में एक शानदार जानदार अध्यक्ष। बीजेपी का मानना है कि भूपेंद्र चौधरी के हाथ में प्रदेश बीजेपी का कमान होने से जाटों का वोट मिलेगा और गन्ना बेल्ट में जहां बीजेपी पिछड़ी वह मजबूत होगी, क्योंकि इससे पहले जब भूपेंद्र चौधरी क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे तो बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में परचम लहराया था। भूपेंद्र सिंह जी 2 बार पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष रह चुके हैं और जब वो अध्यक्ष थे तब पश्चिम में हम 100% सीटें विधानसभा की और लोकसभा की जीते थे। तो भूपेंद्र सिंह जी एक अनुभवी हैं और संगठन के शिल्पी हैं। भूपेंद्र चौधरी का अध्यक्ष बनने से प्रदेश बीजेपी में जश्न है, लेकिन विपक्ष का मानना है कि बीजेपी कितना भी जातीय समीकरण साध ले 2024 में जीत नहीं पाएगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में चाहे कितने भी जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर ले, चाहे किसी को भी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को जो दर्द महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार के रूप में जो बीजेपी की सरकार में मिला है, आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देगी। कि बीजेपी सरकार अगर कर्म ठीक करेगी तो फर्क उससे पड़ेगा। किसी को जातिगत आधार पर बनाकर उससे चाहेंगे कि उससे फर्क पड़ जाएगा, उससे नहीं फर्क पड़ेगा, काम करना चाहिए अपने। फिलहाल बीजेपी यूपी में सभी 80 सीटों को जीतने का टारगेट लेकर तैयारी कर रही है। अब जाट प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जाटलैंड में बीजेपी कितनी मजबूत होगी, ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए, बीजेपी तो एक एक कदम आगे बढ़ा रही है। बात कर लेते हैं मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की, जिसे कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट से अब्बास के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था, लेकिन ताबड़तोड़ छापेमारी के बावजूद लखनऊ पुलिस अब्बास को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो पाई थी। और ऐसे में पुलिस ने अब अब्बास को भगोड़ा घोषित किया। कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी पहले, जिसके बाद कोर्ट ने अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर 26 सितंबर तक अब्बास कोर्ट में पेश नहीं होता है तो उसकी संपत्ति कुर्क कर दी जाए। क्या है पूरा मामला, क्यों भागा भागा फिर रहा है मुख्तार का बेटा, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। छिपता फिर रहा डॉन का विधायक बेटा। माफिया मुख्तार का बेटा भगोड़ा घोषित। अब्बास अंसारी पर कुर्की की तलवार। अब्बास को 26 सितंबर तक का अल्टीमेटम। अब्बास अंसारी को पुलिस करीब 1.5 महीने से ढूंढ रही है। कोर्ट के आदेश के बाद जहां पुलिस उस तक पहुंचने में नाकाम रही, वहीं अब्बास अंसारी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, जिसके बाद लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास को भगोड़ा घोषित कर दिया। मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी को लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 82 की कार्रवाई की उद्घोषणा कर दी है। अब्बास के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की उद्घोषणा हो गई है। 26 सितंबर तक अब्बास अंसारी एमपी एमएलए कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। मऊ सदर से एसपी के विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस को पकड़ने का आदेश दिया था। पुलिस ने अब्बास के कई ठिकानों पर यूपी से दिल्ली, पंजाब तक छापे मारे, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। पुलिस अब अब्बास के भगोड़ा घोषित करने का नोटिस चस्पा कर उसके खिलाफ कुर्की की तैयारी में जुटी है। अंसारी के खिलाफ पुलिस प्रशासन को जानकारी दिए बगैर अपने असलहे लाइसेंस को लखनऊ से नई दिल्ली ट्रांसफर कराने और धोखाधड़ी से कई अन्य असलहे और कारतूस उस लाइसेंस पर खरीदने का मामला दर्ज है। इस मामले की एसटीएफ ने भी जांच की थी, जिसके बाद ये मामला अब कोर्ट में महानगर पुलिस फॉलो कर रही है। कोर्ट ने पहले से ही अब्बास अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है। अब्बास अंसारी पर धोखाधड़ी कर गन लाइसेंस लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर करने का आरोप है। साथ ही एक ही लाइसेंस पर अवैध रूप से कई हथियार और कारतूस रखने का भी आरोप है। अब कोर्ट ने अब्बास को 26 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। अब भगोड़ा घोषित करने के साथ ही
कुर्की की उद्घोषणा के साथ अब अब्बास अंसारी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने सीएम योगी की तारीफ की है। शिवपाल यादव ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन नौकरशाही का सपोर्ट उन्हें नहीं मिल रहा है। तो शिवपाल यादव ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा है कि वो पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन नौकरशाही का सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है। सीएम योगी ईमानदार हैं, नौकरशाह ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं। कई बार मुख्यमंत्री की तारीफ भी की और मुख्यमंत्री काम भी ईमानदारी से करना चाहते हैं, लेकिन नौकरशाही का पूरा सहयोग नहीं है। मैंने तो विधानसभा में भी मुख्यमंत्री जी के सामने कहा था, आप तो चाहते हो ईमानदारी से काम हो, लेकिन नौकरशाही, लेकिन सब ईमान नहीं। हालांकि इससे पहले भी शिवपाल यादव विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को उन्होंने तब भी ईमानदार बताया था और समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया था। शिवपाल ने कहा था कि योगी साधु हैं जो सबको साथ लेकर चलते हैं। अगर गठबंधन में हमारी सुनी जाती तो आज हम सरकार में होते। और इसके बाद शिवपाल ने बीजेपी में जाने के कयास भी उनके लगाए जाने लगे थे, लेकिन ऐसा फिलहाल हुआ नहीं। फिलहाल शिवपाल यादव गठबंधन से अलग अपनी राह बनाने में जुटे हुए हैं और इन सब के बीच एक बार फिर से उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। और वाराणसी में बाढ़ से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। पीएम मोदी ने फोन पर हाल जाना है। पीएम ने बाढ़ के हालात की जानकारी ली है। मंडलायुक्त दीपक से फोन पर उन्होंने बातचीत की और हर संभव मदद के लिए निर्देशित किया है। जी हाँ, तो पीएम मोदी ने बात की है मंडलायुक्त से, दीपक से फोन पर उन्होंने बात की और वाराणसी में बाढ़ के हालात क्या हैं, कितने लोग, कितना एरिया प्रभावित है, इन तमाम विषयों पर बातचीत हुई। साथ ही पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। और यूपी में इस वक्त कई जिले हैं जो कि बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा, यमुना, बेतवा, चंबल नदियां उफान पर हैं। जलस्तर खतरे के निशान को कभी भी पार कर सकता है। ऐसे में कई गांवों पर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर घर घर में पानी घुस चुका है और कई जगहों पर जिंदगी नाव पर सवार हो चुकी है। पहाड़ से मैदान तक मूसलाधार आफत लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के बांधों से छोड़े जा रहे पानी यूपी के कई जिलों को बहाने को तैयार है। राजस्थान के कोटा बांध से छोड़े गए पानी के कारण आगरा के 17 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। और गोहरा गांव है और यहाँ का सारा संपर्क मार्ग कट चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये ग्रामीणों के समान है। ये थ्रेसर है और थ्रेसर पूरी तरह से लगभग डूबा नजर आता है। आगे एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, वो भी आधे से ज्यादा डूब गया है। आगरा की इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुश्किल कितनी बड़ी है। घर जलमग्न हो चुके हैं और गलियों में ट्यूब के सहारे जिंदगी है। बच्चे परेशान, बुखार आए, ताप आए, भूस बहेगा, सिगारे पशु क्या खाएंगे और सिगारे कंडा ईंधन बह गए। परेशानी तो परेशानी, झोंपड़ी वाला देखो क्या है। दिक्कतें आ रही हैं। एक तो ये रेस लगाने में और जो गांव का जो बात है इसीलिए उससे संपर्क टूट गया है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना के पानी ने लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ का पानी निचले मोहल्लों और कई गाँवों में पहुँच गया है। डीएम के मुताबिक अब तक 3 बाढ़ राहत शिविरों में करीब 300 परिवार शिफ्ट हो चुके हैं। से बताया जा रहा है कि लगभग 24 लाख क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया और उससे आने वाले दिनों में 2 से 3 मीटर पानी बढ़ने की संभावना है। और इसके मद्देनज़र जहां जो निचले इलाके चाहे छोटा बगाड़ा है, सलोरी है, तो यहां से काफ़ी सारे परिवार हमारे जो बाढ़ शरणालय वहां पर शिफ्ट हुए हैं। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 3 बाढ़ शरणालयों में लगभग 300 लोग हमारे यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। हमीरपुर में यमुना और बेतवा अपना रौद्र रूप धारण कर चुकी है। यमुना खतरे के निशान से 3 मीटर और बेतवा 2 मीटर ऊपर बह रही है।
माता टीला, लहचूरा, हथनी कुंड और धौहलपुर बांध से छोड़े गए पानी से करीब 50 गांव जलमग्न हो चुके हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। आने जाने के लिए नाव का सहारा बचा है। लोग घरों को छोड़कर सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। लोग हैं कई ऐसे घरों में पानी घुस चुका है जो मजबूरी में यहाँ सड़कों में रहने को मजबूर है। देख सकते हैं मेरे आगे कि किस तरीके से दर्जनों और सैकड़ों की संख्या में लोग अपने घरों को छोड़ करके रोडों में रहने के लिए मजबूर हैं। उनके घरों में पूरी तरीके से पानी घुस चुका है, जलमग्न हो चुके हैं। रात में अचानक यमुना और बेतवा दोनों नदियों ने रौद्र रूप धारण किया और बाढ़ की चपेट में दर्जनों गाँव आ गए। बाढ़ पर बहुत ही इसके वजह से हम भैंसी लेके कल रात में भाग ठाड़ भाई गिरती वहाँ ऐसे पड़ी है, नदिया घर के भीतर भर गई है। रात में घुस गया पानी, सामान नहीं उठा पाया, आधा अभी अंदर है। कल से हम परेशान हैं। फिर नाव द्वारा यहाँ पर आए हैं, यहाँ जानवरों को देख रहे हैं। इधर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, न कोई लेखपाल आया, न कोई आ रहा, घूम नहीं रहा कोई। यमुना का पानी जालौन में भी तबाही मचाने को तैयार है। खतरे को देखते हुए डीएम ने बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया और इंतजाम पुख्ता होने के दावे। सारी व्यवस्था जैसे कि बाढ़ चौकी है, राहत शिविर जहां भी लगते हैं उन जगहों को तैयार कराना, ड्यूटीज़ डिप्लॉय करना और राहत सामग्री को अरेंज करना, ये सभी व्यवस्था पूरी की जा चुकी है। लाखों क्यूसेक पानी ललितपुर से छोड़े जाने के बाद झांसी में तबाही का मंजर साफ तौर से दूर से ही नजर आने लगा है। बेतवा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लोगों का आशंका है कि यदि पानी ऐसे ही बढ़ता रहा तो झांसी में साल 1983 के बाद बाढ़ जैसे हालात न बन जाए। हम उजियान गांव में आए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं। पहले आप देखिए बेतवा नदी का जलस्तर देखिए। ये जलस्तर हालांकि खतरे के निशान से फिलहाल नीचे है, लेकिन यहाँ पर उजियान गांव पड़ता है, उसको चारों तरफ से बेतवा नदी के पानी ने घेर लिया है। सामने पारीछा पावर प्लांट भी है, तकरीबन वहाँ भी बेतवा नदी का पानी लगभग पहुँचने की कगार पे है। ऐसे में काफ़ी जलस्तर है और उजियान गांव जो तकरीबन 3000 की आबादी का गांव है, वो पूरी तरह से इस नदी ने टापू में तब्दील कर दिया। यानी कि चारों तरफ से फिलहाल इस नदी ने इस उजियान गांव को घेर लिया है। और फिर बरसात निकल जाती है तो पीपा पुल बन जाता है, तो उससे आना जाना हो जाता है। और तो कोई हमको रास्ता ही नहीं है। मगरमच्छ बहुत आते हैं, मगरमच्छ कई हादसा हो चुके हैं। 93 में नाव डूबी थी इसी में, मतलब बाढ़ में, तो कई लोग मर गए थे। 23 आदमी शायद मरे थे उस टाइम पे। तो ऐसे हादसा हो। चंबल नदी के बढ़ते हुए जलस्तर के कारण इटावा के निचले इलाके में बसे करीब 50 गाँव की लाखों की आबादी प्रभावित हो रही है। फतेहपुर में खागा तहसील के लगभग 30 से ज्यादा गाँव का संपर्क टूट चुका है। हालात कुछ ऐसे हैं कि गांव को जोड़ने वाले पुल के ऊपर नावें चल रही हैं। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण ससुर खदेरी नदी में आई बाढ़ से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ताला लग चुका है। अस्पताल में डॉक्टर पहुंच रहा है, न यहाँ पे कोई सवारी आ रही है, बस उस पार है। यहाँ से कोट 3 किलोमीटर है, यहाँ पे तकरीबन कुछ नहीं है तो 30 गाँव लगते हैं। स्कूली बच्चे हैं। अभी जमुना में इतना बड़ा वो हो गया था, वो मजबूरी है आदमी की जाना आना, क्या करेगा आदमी। कुल मिलाकर पानी से इस वक्त उत्तर प्रदेश के कई जिले त्राहिमाम की स्थिति में हैं। प्रशासन का दावा है कि बाढ़ से निपटने के इंतजाम पूरे हैं, लेकिन हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बात कर लेते हैं नोएडा ट्विन टावर की, जिसको गिराए जाने का वक्त करीब आ रहा है। सिर्फ 2 दिन का वक्त रह गया है। 28 अगस्त को दोपहर को 32 मंजिला इमारत गिरा दी जाएगी। ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ट्विन टावर का मलबा कितनी दूर में फैलेगा। तो इसको समझने के लिए आप केरल में गिराई गई 18 मंजिला बिल्डिंग के मलबे को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। कितना नुकसान होगा, धूल कहां तक जाएगी, ये तमाम जो आपके सवाल है, इन सवालों का जवाब लिए इस रिपोर्ट को देखिए। नोएडा के ट्विन टावर की तरह केरल में भी 2 अवैध इमारतों को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया था। जनवरी 2020 में केरल की इन 2 अवैध इमारतों को ब्लास्ट के जरिए गिरा दिया गया। इस बिल्डिंग को गिराने में कई चुनौतियां थी, लेकिन इंजीनियर्स ने हिंदुस्तान में पहली बार इतनी ऊंची बिल्डिंग को ब्लास्ट कर गिराया था। बिल्डिंग के गिरते ही मलबा चारों ओर फैल गया।
बिल्डिंग एक तालाब के किनारे थी, आसपास घनी आबादी नहीं थी, इसलिए नोएडा के ट्विन टावर गिराने जैसी चुनौती केरल में नहीं थी। फिर भी आसपास के चारों अपार्टमेंट से 350 फ्लैट खाली करा लिए गए थे। चारों अपार्टमेंट्स में 240 परिवार रहते थे। ब्लास्ट के बाद जैसे ही बिल्डिंग टूटकर जमीन पर गिरी तो धूल का गुबार आसमान में उड़ा। आसपास के करीब 500 मीटर एरिया में धूल दिखी थी। धूल को देखकर वहां मौजूद पुलिस वाले पीछे हट गए। थोड़ी देर बाद जब धूल का बादल छटा तो चारों ओर मलबा ही मलबा दिखाई दिया। नोएडा के ट्विन टावर भी गिरेंगे तो ऐसे ही धूल उठेगी और बिल्डिंग का मलबा जमीन पर दिखाई देगा। केरल की बिल्डिंग को गिराने में 800 किलोग्राम विस्फोटक इस्तेमाल किया गया था। नोएडा का ट्विन टावर बड़ा होने की वजह से 3700 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा। केरल के मराडू में 18 मंजिला टावर बनाया गया था। नोएडा का ट्विन टावर 32 मंजिला है। केरल की इमारत को गिराने के लिए 960 सुराख किए गए थे और हर सुराख में 15 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था। नोएडा के दोनों टावर को मिलाकर 9600 सुराख किए गए हैं और 3700 किलो विस्फोटक भरे गए हैं। केरल की बिल्डिंग में जब विस्फोट किया गया तो बिल्डिंग परिसर में ही पूरा हिस्सा ध्वस्त हो गया था। आसपास की इमारतें, आंगनबाड़ी केंद्र, पेड़ पौधे और दूसरी किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा था। नोएडा में भी उम्मीद है कि कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आसपास इमारतें होने की वजह से चुनौती बड़ी है। केरल में मलबा हटाने में करीब 1 महीने लगे थे, लेकिन नोएडा में इस मलबे को साफ करने में 3 महीने यानी 90 दिन लग सकते हैं। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ट्विन टावर यानी कि सबसे बड़ी डिमोलिशन की सबसे बड़ी रिपोर्ट लगातार कवरेज न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। तो ब्रेक के बाद देखिएगा ट्विन टावर की 360 डिग्री वाली पड़ताल। भ्रष्टाचार की बिल्डिंग के गिराने का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। ब्लास्ट का टाइम फिक्स, टावर गिराने में कितना रिस्क, 1 किलोमीटर के दायरे में क्या होगा, कार से समझिए महाब्लास्ट की तैयारी। पर हम इसके आसपास के इलाकों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ट्विन टावर की 360 डिग्री पड़ताल।